एक सेकंड, क्या मेरा आवाज सही से आ रहा है ना आपको क्लियरली? यस सर। यस सर, यस सर। हाँ सर, आ रहा है। यस सर, थैंक यू। आवाज आ रही है। ठीक है। तो आज हम यूनिट 5 देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको सिलेबस का एक सेकंड पीडीएफ दिखा दे रहा हूँ, ताकि कौन से एक्ट हम देखने वाले हैं इसमें वो देख लेते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा यूनिट है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड रूल्स। अब यहाँ पर एडीएस के सिलेबस में मोटर व्हीकल एक्ट, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हजार्डस गुड्स बाय रोड रूल्स, ये सब डालने की जरूरत क्या पड़े सबसे पहले, क्योंकि इसमें से भी बहुत ज्यादा हजार्डस होते हैं वहाँ पर। जैसे कि ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट्स हो गया, अगर हजार्डस गुड्स का ट्रांसपोर्ट हम कर रहे हैं तो उसमें भी एक्सीडेंट हो गया। फिर जब आप हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट देखते हो आपकी इंडस्ट्री में, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो व्हीकल के कौन से डॉक्यूमेंटेशन परमिट्स आपको देखने की जरूरत है। तो ये सब आपको इस एक्ट्स में रूल्स में पता चलेगा। या फिर आप जनरली जब आपके पर्सनल लाइफ में जब आप कोई भी मोटर व्हीकल, चाहे वो टू व्हीलर हो या फिर कार हो, और ड्राइव करते हो, तब आपको पता होना चाहिए कि कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत है, कौन से रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए, और आप करते भी हो। एग्जाम्पल जैसे कि आप रेड सिग्नल पर रुक जाते हो, ग्रीन सिग्नल पर वो उसे क्रॉस करते हो, सेकंड लेफ्ट साइड से रोड के ड्राइव करते हो, आप अपने पास हमेशा इंश्योरेंस, आपका आरसी बुक, आपका लाइसेंस का जो कॉपी है, ठीक है, वो डिजिटल या फिर हार्ड कॉपी फॉर्मेट में आप ऑलवेज कैरी करते हो आपके व्हीकल में। तो ये कहाँ पर लिखा है? ठीक है, तो ये सब ये रूल्स में, ये एक्ट में लिखा है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप विदाउट लाइसेंस, कोई भी पर्सन विदाउट लाइसेंस अगर यहाँ पर गाड़ी चलाता है और वो आरटीओ के जो भी अफसर है या फिर ट्रैफिक पुलिस है उसे पकड़ता है, तो उस पर चालान काटता है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए या फिर 1000 रुपीज, वट एवर इट इज। ठीक है, तो वो कौन से रूल या कौन से एक्ट के तहत उनको ये करना, जुर्माना लगता है, तो ये सब इसमें दिया गया है। जब आप डिटेल पढ़ोगे तब आपको ये सारी चीजें पता चलेगी। अगर आपने आपका ड्राइविंग लाइसेंस देखा होगा तो उसके पीछे भी सेक्शन 9 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट ऐसा लिखा होगा। ठीक है, तो उस सेक्शन के तहत ही आपको लाइसेंस मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो भी आरटीओ का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, तो ये सब ये जो एक्ट है वो उसके रेगुलेट करते हैं, उसे फॉलो करते हैं हम। और उसका एनफोर्समेंट और उसका रेगुलेशन का जिम्मेदारी किस पर आता है? नंबर 1 ये इसका मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, तो ये नितिन गडकरी जी जो मंत्री हैं उनके अंडर आता है। सेकंड, जो भी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, आरटीओ जिसे कहा जाता है ऑफिस, तो वो इसे रेगुलेट करते हैं रीजनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर। अब आते हैं इसके सारे जो कॉपीज है, मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं कि क्या क्या इसमें एक्ट्स है, रूल्स है, और जनरली इसे महाराष्ट्र रूल्स का ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में वही है सिर्फ। और हर एक स्टेट के अपने अपने व्हीकल, मोटर व्हीकल रूल्स है, ये भी याद रखना। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 5 के क्वेश्चन आंसर के ऊपर। व्हाट इज द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट? इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल। इफ अ पर्सन व्हाइल ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, या किसी मान लो कि कोई पर्सन है, उसने अगर ड्रग का नशा किया हुआ है या ड्रग के इन्फ्लुएंस में है और फिर भी वो ड्राइव कर रहा है, तो उसको 1 मंथ की यहाँ पर सजा देने की जो प्रावधान है वो इस कानून में, रूल्स में दी गई है। कंसाइनमेंट नोट इज ऑल्सो नोन एज, क्या होता है कंसाइनमेंट नोट? तो एग्रीमेंट बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी, जो कंसाइनर होता है, कंसाइनी होता है, इन दोनों के बीच का ये नोट होता है, इसे हम कंसाइनमेंट नोट कहते हैं। जब आपको कोई मटेरियल या गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है तो कंसाइनमेंट नोट का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द एप्लीकेशन फीस फॉर द परमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्टेज कैरियर? तो 5500 इसका स्टेज कैरियर का परमिट फीस रहता है। ठीक है, if a person is found driving a motor vehicle while using a mobile phone, then what punitive action can be taken against him? Cancel his driving license। ठीक है, तो ओनली ड्राइविंग लाइसेंस करना ही एक ऑप्शन नहीं है, वार्निंग देना भी इस कानून में आता है। अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो कभी कभी चालान भी इसमें आ जाता है। ठीक, एंड देन अगर ये सेकंड या थर्ड टाइम है, देन
जो भी ट्रैफिक पुलिस है उनके पास ये अथॉरिटी है कि दे कैन कैंसिल हिज और हर ड्राइविंग लाइसेंस। एन एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट शैल बी मेड इन फॉर्म 7A। हमने इंटरनेशनल परमिट की लास्ट यूनिट में भी बात की थी, तो फॉर्म 7A हमें फिल आउट करना पड़ता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाके, तब आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिलता है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल शैल नॉट अप्लाई फॉर, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 10 था, अभी उसे भी कम कर दिया गया है एक्चुअली, ठीक है। तो वो कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, जब आपका लाइसेंस रिन्यू करते हो या फिर आप आपका जो लाइसेंस का ड्राइविंग लाइसेंस का क्लास है, जैसे कि आप हेवी में ट्रांसफर कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो, क्लास चेंज कर रहे हो व्हीकल का, तब वहाँ पर ये नहीं किया जाता, उसे आपका क्वालिफिकेशन कंसिडर नहीं किया जाता है या फिर उस चीज़ में अप्लाई नहीं होता है। जब आप नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हो तब ये एप्लीकेबल रहता है। पहले ये 10वीं तक था, अभी उसे भी हटा दिया गया है। When did the Motor Vehicle Act 1988 come into force? ये कब मोटर व्हीकल एक्ट इन्फोर्स हुआ है? 23 अप्रैल 1988, और उसके बेस पर ही फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स यहाँ पर बनाए हैं। स्पीड गवर्नर इज रिक्वायर्ड फॉर एम्बुलेंस, ऑफ कोर्स यहाँ पर एम्बुलेंस कौन सी स्पीड से जा रही है या फिर हमें अगर स्पीड लॉकिंग करना है तो फिर स्पीड गवर्नर नाम का एक इक्विपमेंट आता है, उसे हम इस्तेमाल करते हैं। जब आप कोई नई गाड़ी खरीदते हो और वो ट्रांसपोर्ट की अगर गाड़ी है, टी परमिट जिसे कहा जाता है, ट्रैवलिंग के लिए ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर स्पीड गवर्नर कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चर लगा देता है, ठीक है। और स्पीड गवर्नर का जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जनरली स्पीड गवर्नर का काम है, आप आपके प्राइवेट व्हीकल में भी ये लगा सकते हो और जनरली सेफ भी रहता है और मॉनिटर भी हम कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस इन सेक्शन 115, सेक्शन 115 में जो भी ये दिया है, क्या बोलते प्रोविजंस दी है, उसके अगेंस्ट अगर कोई ड्राइवर या कोई पर्सन मोटर व्हीकल ड्राइव करता है तो मिनिमम फाइन क्या है, तो ये 2,500 रुपए उसका मिनिमम फाइन है। बट इज अ मैक्सिमम पेनल्टी इफ अ पर्सन ड्राइव्स अ हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल इन द contravention of provisions of section 1 section number 66 प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 200, तो मैक्सिमम पेनल्टी इससे भी ज्यादा है, याद रखना। वो 10,000 है, स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो डिफरेंट हो सकता है। अब ये समझने के लिए मैंने जो आपको पीडीएफ दिया है, प्लीज उसे रेफर कीजिए, ये सेक्शन नंबर डालिए, आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या मेंशन है। आरआर इज द एब्रीविएशन ऑफ रेलवे रिसीट, ठीक है। जब कोई भी कंसाइनमेंट या फिर गुड्स आप रेलवे से जब ट्रांसपोर्ट करते हो तो रेलवे रिसीट उस पर लगा हुआ रहता है फॉर ट्रैकिंग पर्पजेस। What is the maximum penalty if an owner causes any person to drive motor vehicle who is employed by him in the contravention of the speed limit referred in section 112? तो सेक्शन 112 हमें स्पीड लिमिट के बारे में यहाँ पर बताता है कि अगर कोई विलेज रोड है, एक्सप्रेस हाईवे है, स्टेट हाईवे, तो उसकी स्पीड लिमिट क्या क्या रहती है। अगर स्पीड लिमिट क्रॉस करता है तो फिर क्या मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर 400 रुपीज स्पीड लिमिट क्रॉस करने की ये है इसमें से, लेकिन अभी वो अपडेट करके बढ़ा दी गई है। सेक्शन 25 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डील्स विद, तो सेक्शन 25 में क्या दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है। फॉर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डील्स विद, तो सेक्शन 10 में क्या दिया गया है, फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ द ड्राइव लाइसेंस टू ड्राइव। तो फॉर्म्स दिए गए हैं सेक्शन 10 में, उसके कंटेंट्स क्या क्या रहने चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है, उसकी गाइडलाइंस दी गई है। द ड्राइवर ऑफ अ मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक शाल on demand by any police officer in uniform produce in original from among the following document, तो आरसी बुक जिसे कहा जाता है जनरली, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, ओरिजिनल ही कॉपी वहां पर दिखाना चाहिए। सॉरी, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, एक सेकेंड। तो इसका आंसर है फॉर्म CFRA
जनरली सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस रिन्यूअल एप्लीकेशन, CFRA का मतलब है। अमंग द फॉलोइंग विच इज द फंक्शन ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, क्या है, क्या क्या उनका फंक्शंस है, उनकी ड्यूटीज क्या है? ग्रांट ऑफ स्टेज कैरियर परमिट, ग्रांट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरियर परमिट। कॉन्ट्रैक्ट कैरियर मतलब आपकी जो बसेस होती है ट्रैवल्स की, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कैरियर परमिट्स कहते हैं। ग्रांट ऑफ प्राइवेट सर्विस व्हीकल परमिट, तो ये सब क्या है, परमिट्स इशू करना, ये रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का काम है यहाँ पर। टूरिस्ट परमिट मीन्स अ परमिट इशूड अंडर सेक्शन 88 सबसेक्शन 9। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ फॉर गेटिंग टूरिस्ट परमिट? आपने ऐसी गाड़ियां देखी होगी कि जिस पर टी लिखा हुआ रहता है, तो वो रूल के हिसाब से अगर कोई टूरिस्ट परमिट है किसी कार को, तो उस पर टी लगाना या फिर टी मार्क करना, लेटर राइट करना, ये कंपलसरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया तो वहां पर उस पर चालान काटता है या फिर फाइन उसे भरना पड़ता है। ये टी आपको तीनों डायरेक्शन में दिखेंगे, फ्रंट, राइट एंड लेफ्ट में इसको देखने को मिलता है। सेकंड रूल उनका रहता है कि उनके नंबर प्लेट का जो कलर है वो येलो रहता है, ठीक है। अगर व्हाइट कलर की अगर नंबर प्लेट है तो वो प्राइवेट व्हीकल कहलाया जाता है, ग्रीन है तो फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कहलाया जाता है, या फिर उनके लिए ग्रीन जो नंबर प्लेट है उसका कलर लगाना कंपलसरी है। फिर अगर आपने ब्लैक कलर प्लेट देखा होगा तो फिर उसके लिए अगर ऐसी कोई गाड़ी है जो हम लीज पर देते हैं तो उसके लिए जो ब्लैक कलर का ये रहता है नंबर प्लेट, वो कंपलसरी। तो ये सब रूल्स में दिया गया है अगर आप देखोगे तो। और जब मैं रूल्स, एक्ट या फिर लेजिस्लेशन की जब हम बात करते हैं तो हर एक चीज उसमें दी जाती है, ये भी याद रखना। और आप किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में हो या फिर आपसे रिलेटेड जो भी लॉ या एक्ट आपको पढ़ना है, तो मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि किसी अच्छे पब्लिकेशंस की आप बुक परचेस कीजिए, ना कि कोई ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ एक्ट। उसमें से लगभग मान लो 80% 90% आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कोई डिपार्टमेंट कोई छोटा सा नोटिफिकेशन या फिर सर्कुलर भी रिलीज करता है, तो वो उसमें नहीं रहता है। तो वो सब जानने के लिए आपको एक तो उनकी वेबसाइट को रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप कोई बुक ले लो किसी एक्ट का, एग्जाम्पल फैक्ट्रीज एक्ट का उसका बुक मिलता है, ठीक है। और अपडेटेड ईयर का लेना, एग्जाम्पल अभी अगर 2024 साल है तो 2024 का ही लेना। तो उससे क्या होता है कि फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड या फैक्ट्री रूल से रिलेटेड जो जो सर्कुलर्स गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाले हैं, तो वो सबका एडिशन उसमें होता है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहेगा सबको। नेक्स्ट है, जब आप टूरिस्ट परमिट के लिए अप्लाई करते हो तो मिनिमम आपको 3 स्टेट के नाम डालने पड़ते हैं कि आपको कौन से स्टेट का यहाँ पर टूरिस्ट परमिट चाहिए आपके व्हीकल के लिए। तो मिनिमम 3 तो है ही है। उसके बाद है, इफ अ पर्सन फाइंड आउट ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेक्शन 66 सबसेक्शन 1, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम? तो अगर उसका व्हीकल सीज हो जाएगा, डिटेन किया जाएगा, या फिर उसका आरसी बुक सीज किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक्शंस उस पर ली जा सकती है। बाय विच सेक्शन अ टेम्परेरी परमिट कैन बी इशूड टू मीट अ पर्टिकुलर टेम्परेरी नीड? सेक्शन 87 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी, उसमें टेम्परेरी परमिट दिया जाता है। टेम्परेरी परमिट जनरली क्या रहता है कि कुछ दिनों के लिए या फिर 1 मंथ से कम पीरियड के लिए अगर ड्राइविंग परमिट चाहिए तो उसके लिए टेम्परेरी परमिट लिया जाता है। कोई परमानेंट परमिट नहीं चाहिए किसी व्हीकल के लिए। एग्जाम्पल, कभी कभी नई गाड़ियों का एक जगह से दूसरी जगह पर आपको अगर ये करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, लेके जाना है, तो फिर उसके लिए ये स्पेशल परमिट लिया जाता है। और भी बहुत सारे रीजन है। सेक्शन 19 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 प्रोवाइड्स, सेक्शन 90 क्या किसके बारे में बताता है यहाँ पर? पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई फ्रॉम होल्डिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस और रिवोक अ सच अ लाइसेंस। किसी का लाइसेंस रद्द करने का पावर इस सेक्शन से हमें मिलता है। बबलू जी, यस, एनी क्वेश्चन? जी सर, मैं ये बोल रहा था, जैसे सर नया नया कोई फराना आता है साइड पे, तो हाँ, जैसे जो भी ओनर रहता है, ओनर वो फराना लेता है तो तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ नहीं मिलता है फराना का जी। जी। अभी तो फराना से रिलेटेड, अब फराना कौन सा आता है? ऑफ हाईवे व्हीकल आता है, या फिर उसे हम लिफ्टिंग व्हीकल वगैरह कहते हैं। तो उससे रिलेटेड आपको हाँ आरटीओ जो रीजनल आपके स्टेट में है उनसे रूल्स मंगाने पड़ेंगे, फिर वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, हाँ,
ठीक है। तो ओके फराना का सर। कितना किलोमीटर, कितना डेज के लिए अलाउड है विदाउट परमिट वगैरह, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। जनरली ऐसा केस तो होता नहीं है, रेयरली अगर होता होगा तो फिर आपको यू हैव टू टेकल विद दैट। तो लोकल आरटीओ से कंसर्न करके आपको ये जानना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्टेट का रूल्स थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और अभी जो नया फराना जब आप लेने जाओगे या फिर कोई भी बड़ा व्हीकल होगा, तो वहां पर क्या है कि नंबर, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऑलरेडी उनको मिलने के बाद ही वो काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। यस। और किसी को कुछ ऐड करना है जो कंस्ट्रक्शन साइट वाले हैं, वो शायद इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर सके। ऋषिकेश। यस सर, मैं कह रहा हूँ जो फरहाना की बात करें ना, आज की डेट में कोई भी व्हीकल फरहाना या हाइड्रा कोई 4th जनरेशन कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, और सबके बिना रजिस्ट्रेशन में कोई व्हीकल रोड पे आ ही नहीं रहा है, और अलाउ भी नहीं करते हम कंस्ट्रक्शन से लेकर इंडस्ट्री वगैरह कहीं पे भी। ओके, थैंक यू। तो वही बात है कि आपको अलाउड ही नहीं करना चाहिए फर्स्ट थिंग, और विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी रोड पर आ ही नहीं सकता, ये तो एक चीज है ही, ठीक है। अगर पहले डिले होता था तो अभी डिले नहीं होता है। अब अगर आप नई कार भी लेने जाओगे तो भी आपको शोरूम के बाहर नंबर प्लेट वाली ही कार बाहर जाएगी। तो ये शोरूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी सर्कुलर के थ्रू बना दी गई है गवर्नमेंट ने, कि आपकी जिम्मेदारी है ये। सर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा किसी व्हीकल का, तो ना तो उसकी टीपीआई होगी, ना उसका पोल्यूशन होगा, ना इंश्योरेंस होगा, तो व्हीकल किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे चल ही नहीं सकती है, टोटली एग्जैक्टली। अनअप्रूव्ड हो जाएगी, वो अनऑथराइज हो जाएगी। तो यस, विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर कोई फंक्शन हो ही नहीं पाएगा तो नो क्वेश्चन कि उसको हमें अलाउ करना चाहिए हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर, और ऐसे केस रेयरली ही आएगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर। So next, what is the minimum penalty if a person drives a motor car in contravention? अब यहाँ पर contravention वर्ड बार बार आ रहा है। इसका मतलब होता है कि ये नियम के या फिर उस सेक्शन के अगेंस्ट या उसे ब्रेक कर कर, उसका ऐसा मतलब होता है। जो भी सेक्शन 39 में दिया गया है, जो भी चीजें हैं, उसका अगर वायलेशन होता है यहाँ पर, तो 2000 उसको मिनिमम पेनल्टी है, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ अ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इज नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। यस, मैंने जैसे टेम्परेरी परमिट की बात की थी, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है, लेकिन उसका 1 मंथ से ज्यादा यहाँ पर एक्सीड नहीं होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। Who is the authorized person to conduct a test of competence? Licensing authority. Licensing authority कौन है? Regional Transport Authority, ठीक है। Next, which section of the Motor Vehicle Act 1988 deals with the deduction for absence from duty? तो सेक्शन 88 में इसके बारे में दिया गया है। In the case of issue of learner's license, preliminary test is required for fresh applicant. Yes, ये हम सब ने फेस किया है। जब आप लर्नर लाइसेंस का लिए जब आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। अभी महाराष्ट्र में तो प्रैक्टिस ऐसा है कि आपको 1 आवर 2 आवर का वहाँ पर वो ओरिएंटेशन क्लास वगैरह दिया जाता है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, आपका स्लॉट बुक होता है, फिर उसके बाद आप वहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम देते हो कंप्यूटर के ऊपर, फिर आपका लर्नर लाइसेंस यहाँ पर अगर पास होते हो तो आपको लर्नर परमिट या फिर लर्नर लाइसेंस वहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब अदर स्टेट में ऑलमोस्ट सेम ही प्रैक्टिस रहेगा। तो फ्रेश एप्लीकेंट के लिए उसे हम प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपका लर्नर लाइसेंस है, उसका वैलिडिटी 6 मंथ रहता है, और अगर आपको वापस अप्लाई करना है, एक बार आपका 6 महीने खत्म हो गया, आप भूल गए उसको परमानेंट कराना टेस्ट देके, व्हीकल का टेस्ट देके, लेकिन फिर अगर आपको लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो नेक्स्ट टाइम आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्रीवियस टाइम में पास हुए हो तो। नेक्स्ट, व्हाट इज द एप्लीकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट मैंने बोला कि जो भी टूरिस्ट की बसें जाती है उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट रहता है, तो यहाँ पर उसका एप्लीकेशन रहता है, तो जिसे हम PCOS एप्लीकेशन, ए मतलब एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो परमिट टू कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एप्लीकेशन, ऐसे का मतलब स्पेशल होता है। ऋषिकेश जी बोलिए। अरे आज की डेट में ना, लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक नया अपडेट दिया है कि अगर 7,500 kg से कम का व्हीकल है तो उसको ड्राइव करने के लिए या पर्सनल है चाहे कमर्शियल है, तो उसके लिए हेवी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है लास्ट वीक का। अगर कोई हमारी साइड पे जैसे छोटा टेम्पो वगैरह या कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर लेके आता है, या जिसमें 1-1.5 टन का वेट कैरिंग कर रहा है, तो हम उसके लिए
वो नहीं कह सकते कि तुम्हें हाईवे लाइसेंस ही चाहिए। तो इस चीज को भी बहुत लोगों को पता नहीं होता, लर्निंग पे चलाते हैं और हेवी लाइसेंस, दोनों में ही चीजें चेंज हुई है, कंस्ट्रक्शन और दोनों साइड पे यस यस, न्यू अपडेट है। थैंक यू अपडेट देने के लिए। यस, ये अमेंडमेंट हुआ है, ये मैंने भी पढ़ा था, थैंक यू। मैं मेरे दिमाग में नहीं रहा। फर्स्ट थिंग, 7,500 किलो से कम का जो भी व्हीकल है उसके लिए हेवी लाइसेंस का रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी याद रखना। who is the authorized person to notify the uniform of a transport vehicle ड्राइवर, तो उसे हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कहते हैं। वही रूल्स बनाता है कि आपका स्टेट में यूनिफॉर्म होगा। जनरली ये व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म होता है। आपको एक रूल शायद पता होगा, नहीं आई डोंट नो, जो भी टूरिस्ट की गाड़ी चलाते हैं, टी परमिट वाले जिसे कहते हैं हम, तो उनके लिए यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है, ठीक है। और इज द एब्रिविएशन ऑफ ओनर्स रिस्क। और का मतलब ओनर्स रिस्क होता है सस्पेंशन ऑफ अ ड्राइविंग लाइसेंस इन सर्टेन केसेस इज प्रोवाइडिंग इन सेक्शन 21। सेक्शन 21 में दी गई है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कौन से केसेस में कर सकते हो, कितने पीरियड के लिए कर सकते हो, ये सेक्शन 21 में दिया गया है। सेक्शन 12 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डील्स विद licensing and regulation of schools or establishment for imparting instruction in ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल। इसके बारे में लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल्स की बात हो रही है यहाँ पर, और एस्टेब्लिशमेंट फॉर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन इन ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो इसका मतलब क्या है, तो ये स्कूल्स और एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ड्राइविंग स्कूल आपने सुना होगा, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो जो व्हीकल का ड्राइविंग सिखाते हैं, ऐसे जो ड्राइविंग स्कूल होती है, उनके लाइसेंसिंग जो दिए जाते हैं, तो वो सेक्शन 12 के तहत दी जाते हैं। आपने सेक्शन 12 अभी थोड़ा सा उनके जो रेगुलेशन है और भी कम कर दिए गए हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हद तक आपके एरिया में देखे होंगे कि ये बढ़ गए हैं, ड्राइविंग स्कूल्स बढ़ गए हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न ये भी है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी कार परचेज कर रहे हैं इंडिया में। कार सस्ते हो गई है लोगों के पास, ऐसा कह सकते हैं हम कि परचेसिंग पावर बढ़ गया है। तो ये भी एक रीजन है कि ड्राइविंग स्कूल की जो नंबर ऑफ ड्राइविंग स्कूल्स है वो बढ़े होंगे। आप अगर 5-10 साल पहले देखोगे कि तो आपके विलेज में, आपके टाउन में सिर्फ 1 या 2 हार्डली आपको ड्राइविंग स्कूल देखने को मिलेंगे, लेकिन आज देख लो आप, तो ये डिफरेंस रहता है। अगर कोई रूल्स या ये चेंज होता है तो ये सारी चीजें भी चेंज होती है। एग्जाम्पल में महाराष्ट्र के एक्साइज रूल्स का देना चाहूंगा। एक्साइज डिपार्टमेंट क्या रेगुलेट करता है, आपका जो लिकर वाइन जो होता है, डिस्टिलरी जिसे कहते हैं हम, उसे रेगुलेट करते हैं। तो महाराष्ट्र में उसके रूल्स थोड़े वाइन एंड बियर शॉपी के लिए जो है आसान कर दिए। तो आप देखोगे तो उनका लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर वाइन्स एंड बियर शॉपी ओपन कर दी है। तो ये भी एक रीज़न रहता है, जब आप सोसाइटी में जब चेंजेस देखते हो तो उसके पीछे रूल्स एक्ट का लूज होना थोड़ा सा, ये भी एक रीज़न हो सकता है। इन विच सेक्शन मोटर व्हीकल एक्ट प्रोवाइड्स नेसेसिटी ऑफ अ परमिट। देखो, मोटर व्हीकल चलाने के लिए परमिट चाहिए, ये कौन कहता है, ये सेक्शन नंबर 66 में लिखा हुआ है। व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी अगर ड्राइवर विदाउट लाइसेंस यहाँ पर गाड़ी चलाता है तो 500 रुपए का उसका मैक्सिमम पेनल्टी है। हु शैल पुट हिज सिग्नेचर इन फॉर्म 35 व्हाइल अप्लाइंग फॉर टर्मिनेशन ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट। रजिस्टर ओनर या फिर फाइनेंसियर, ये दोनों में से कोई भी कर सकता है, या फिर ये दोनों को ही फॉर्म 35 करना पड़ता है। इनवैलिड कैरेज मीन्स अ मोटर व्हीकल स्पेशली डिजाइन फॉर द यूज ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटीज। आपने ऐसे व्हीकल देखे होंगे कि उन पर हैंडीकैप या फिर फिजिकल डिसेबल पर्सन का ऐसा ब्लू कलर का सिंबल आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो व्हीकल है स्पेशली डिजाइन किया गया है ऐसे पर्सन को ड्राइव करने के लिए जो कि फिजिकल चैलेंज है या फिर स्पेशली एबल्ड पर्सन है, ठीक है। If a person drives a motor vehicle in the contravention of section 146, पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अब जेल की बात हो रही है तो 3 महीने तक उसको जेल हो सकती है। Which section of Motor Vehicle Act 1988 deals with responsibility of owners of a motor vehicle for contravention of section 3(4)? तो यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है, कौन से सेक्शन, विच सेक्शन, मतलब सेक्शन नंबर 5 में इसके दी गई है। जो मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड करता हूँ, आप मेल पर सेंड कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास ये सारा डेटा रहे, या फिर आपका लैपटॉप पीसी तो उसमें एक फोल्डर बना के उसमें सेव कर दीजिए, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट विद द ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस सेक्शन 9 में
किस तरीके से लाइसेंस ग्रांट करना है वगैरह उसके बारे में दिया गया है। विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट विद द रिवोकेशन ऑफ अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन ग्राउंड ऑफ डिसीज और डिसेबिलिटी। अगर मान लो कि किसी पर्सन को कोई डिसीज हो जाता है या डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो कौन सा सेक्शन कहता है कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर हम रिवोक कर सके, मतलब कैंसिल कर सके, तो सेक्शन 16 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और उसके रूल्स, उसके जो कंडीशंस वगैरह है एक्ट में भी है, उससे ज्यादा रूल्स में दिया गया है, और ये रूल्स भी सेंटर का ही है, ये भी याद रखना। इफ द इंजन कैपेसिटी ऑफ 4 व्हील्ड व्हीकल इज लेस देन डैश डैश सीसी देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में अगर आप देखोगे, अगर कोई 4 व्हीलर है व्हीकल, 4 व्हील्ड व्हीकल है, तो उसका जो इंजन का कैपेसिटी होना चाहिए वो 25 सीसी से ज्यादा होना चाहिए, तभी उसे मोटर व्हीकल कंसिडर किया जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ एल प्लेट? एल प्लेट हम कब लगाते हैं? एल प्लेट हम लगाते हैं जब जो भी पर्सन है, ड्राइवर है, वो लर्न कर रहा है, गाड़ी सीख रहा है, तो रेड कलर का एल का प्लेट हम लगाते हैं आगे पीछे, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका मिनिमम साइज होना चाहिए। Who all are required to wear seat belt in a motor car? सब ड्राइवर हो गया, फ्रंट सीटेड पैसेंजर, फ्रंट फेस रियर सीटेड पैसेंजर, उनको सबको लगाना कंपलसरी है। Who is the head of a motor vehicle department? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। यस, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ही सारी चीजें यहाँ पर रेगुलेट करता है। चारों जी, यस, एनी क्वेश्चन? सर अगर मतलब लाइक 4 व्हीलर में सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है, तो व्हाट इज द पेनल्टी फॉर दैट इफ दे आर नॉट वियरिंग द सीट बेल्ट? फर्स्ट थिंग, अगर किसी पैसेंजर ने, इंक्लूडिंग ड्राइवर हो गए या फिर किसी जो भी बाजू वाला पर्सन है उसने अगर नहीं लगाया है, तो मिनिमम तो 500 है, ठीक है। और स्टेट टू स्टेट ये डिफरेंट भी है, क्योंकि स्टेट के पास भी अथॉरिटी है कि वो फाइन में चेंज कर सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया तो सेंट्रल डिफाइन करता है, फिर उसके बाद स्टेट के पास भी इसके राइट होते हैं, ठीक है। तो जनरली ये 500 रुपीज होता है, और बाकी की प्रैक्टिसेस आपको पता है, मैं ऑन रिकॉर्ड कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। क्लियर चारू? या, थैंक यू सर। हु इज द हेड ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट? ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट कमिश्नर यहाँ पर जो अथॉरिटी रहेगा वो पूरे डिपार्टमेंट का हेड रहता है, और कमिश्नर रिपोर्टिंग करता है आपके मिनिस्ट्री को, मतलब सेक्रेटरी को। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो होता है उनके सेक्रेटरी भी रहते हैं, आपने सुना होगा, जो कि यूपीएससी या जो भी स्टेट कमिश्नर की एग्जाम देके वहां पर अपॉइंट होते हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी उसी एग्जाम को देके ही अपॉइंट होता है, ये भी याद रखना। तो और सेक्रेटरी जो रहता है वो रिपोर्ट करता है आपके मिनिस्टर को। आगे, विच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट मेंशन अबाउट द स्पीड लिमिट? तो सेक्शन 112 इसमें स्पीड लिमिट के बारे में हमें बताया गया है कि कौन सा व्हीकल का कितना स्पीड होना चाहिए, कौन से जगह पर कितना स्पीड होना चाहिए। एनओसी फ्रॉम फाइनेंसियर इज रिक्वायर्ड फॉर। फाइनेंसियर मतलब जो पैसा लगा रहा है उस गाड़ी को या फिर उस व्हीकल को परचेज करने के लिए, या बैंक हो सकता है, कोई फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो एनओसी जो भी फाइनेंसर है उसकी रिक्वायर्ड होती है जब आप गाड़ी खरीदते हो, बेचते हो, ट्रांसफर करते हो, व्हाटएवर। तो एनओसी उसका लगता है रिक्वायर्ड फॉर अल्टरेशन व्हीकल, ठीक है, कन्वर्शन ऑफ व्हीकल फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। Sorry. The validity of a registration of a non-transport vehicle is yes of course. Non-transport vehicle मतलब अपने पैसेंजर व्हीकल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो 15 साल का उसका वैलिडिटी रहता है। अब 15 साल के बाद अगर आपको उसका वैलिडिटी एक्सटेंड करना है, जो कि 5 ईयर का पीरियड रहता है, तो उसके लिए अगेन आपको आपका जो फ्यूल टैंक है उसका हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट, व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट, फिर वो जांच करेंगे, उसका कुछ फीस रहता है, उसका आपको ये करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। अगर मान लो कि आपके व्हीकल को 15 साल हो गए, ठीक है, लेकिन आपने रिन्यू नहीं किया व्हीकल आपका, या फिर वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं किया क्योंकि वो इनवैलिड व्हीकल है, फिर भी आप रोड पर चला रहे हो, तो ये फर्स्ट थिंग तो आपको पेनल्टी लगता है, ठीक है। कब लगेगा? जब कोई पर्सन वो जो पर्सन है वो पकड़ा जाएगा, वो गाड़ी पकड़ी जाएगी। अब कितना पेनल्टी लगेगा?
तो 15 साल के बाद उसने कितने साल या कितने दिन तक वो गाड़ी चलाया है उसके हिसाब से वहां पर वो लगेगा, और जब तक उसका वैलिडिटी क्लियर नहीं होता वो व्हीकल सीज रहता है। तो ये भी एक है। अगर मान लो कि आप वॉलेंटरी, मान लो 15, मेरी कार है एग्जाम्पल है, तो 17 साल हो गए, तो 15 साल में तो उसका वैलिडिटी खत्म हो गया, मैंने 2 साल ऊपर उसके चलाए, तो जब मैं खुद होके आरटीओ ऑफिस में जाता हूँ कार को लेके और अप्लाई करता हूँ कि भाई मेरा रिन्यूअल करा दो, तो वो बोलेगी कि 2 साल तक आप कहाँ थे, तो उसका पूरा पेनल्टी भरो 20,000 25,000 वट एवर इट इज, कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपको पे करना पड़ता है। फिर हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट और जो भी है टेस्ट, फिटनेस टेस्ट वगैरह करना पड़ता है हमें, देन वो वैलिडिटी बढ़ा के देते हैं। अब वो कितने साल के लिए बढ़ा के देंगे, वो सिर्फ 5 साल के लिए बढ़ा के देते हैं, लेकिन अब 2 साल ऑलरेडी मैं लेट हूँ, तो वो सिर्फ मेरा नेक्स्ट 3 ईयर्स तक ही वैलिडिटी एक्सटेंड करेंगे। फिर उसके बाद वो अगेन इंस्पेक्शन करेंगे, अगेन सारे डॉक्यूमेंट्स, अगेन फीस वगैरह। अगर उनको लगता है इट इज फिट टू रन दिस व्हीकल ऑन द रोड, देन ही वो वैलिडिटी एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और जनरली 20 ईयर्स तक कोई भी स्क्रैप ही कर देता है मोस्टली। What is the minimum size of letters and numerals of registration mark of heavy motor vehicle height and thickness? तो 65 by 10 mm। अब ये आपने न्यूमरल्स वगैरह देखे होंगे, लेटर्स देखे होंगे, नेशनल परमिट एनपी लिखा हुआ रहता है, एलपी मतलब लिमिटेड परमिट, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जो भी लेटर्स एंड न्यूमरल्स आपके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपके व्हीकल पर लगा हुआ रहता है, हेवी मोटर व्हीकल की बात हो रही है यहाँ पर, जिनका 7500 किलोग्राम से ज्यादा का वेट है, तो उनके लिए मिनिमम ये लेटर साइज है। उससे आप लार्ज कर सकते हो, बड़ा लेटर लिख सकते हो, उससे छोटा नहीं। अब आपने जैसे बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो ये वर्डिक्ट जब लास्ट वीक में आया था, तो ये भी आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं पता है और आप फिर भी मांग रहे हो सामने वाले से कि अरे नहीं आपका व्हीकल का हेवी लाइसेंस होना चाहिए, वो बोलेगा कि साहब आपको पता नहीं है क्या, तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए आपको अपडेट होना जरूरी है। सेक्शन 73 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट। तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट तो ट्रांसपोर्ट के जो बस होते हैं जनरली, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट रहता है। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है इन द लीडरशिप ऑफ गडकरी सर। तो आपने देखा होगा उनके पोर्टल्स भी बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं। सारथी नाम का एक पोर्टल है जिस पर आपका लिए जो भी लाइसेंस के लिए, परमिट के लिए अप्लाई करना है, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो उस ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, और फिर आपका स्लॉट बुक होगा और फिर आप रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में उस वक्त में जाके आपका काम करा सकते हो। तो ये भी है। पहले कैसा था कि एजेंट को दो, स्टिल एजेंट्स आर अवेलेबल, कि अगर आपको टाइम नहीं है, ये सारी चीज़ नहीं पता है, यू कैन विजिट एजेंट एंड डू द थिंग्स। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें पता है, यू कैन गो ऑनलाइन थ्रू द सारथी पोर्टल्स एंड यू वट एवर, आपको जो भी मोटर व्हीकल आपका है उसके रिगार्डिंग जो भी करना है काम, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो या फिर अप्लाई कर सकते हो। अब हम महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स की बात करेंगे क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो ये कौन से एक्ट के बिहाफ पे ये मोटर व्हीकल रूल्स बनाया गया है, तो इस सेंटर का एक्ट है मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। तो उसके बेस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उससे पावर लेके ये रूल्स बनाया है, तो ये भी याद रखना। अब ये कौन से सेक्शन से पावर उठाया है, जब आप ये रूल्स पढ़ोगे ना, मैंने आपको पीडीएफ दिया है, तो वहां पर भी मेंशन होगा कि हमने मोटर व्हीकल एक्ट के फला फला सेक्शन से पावर लेके ये रूल्स बनाए हैं। क्योंकि स्टेट के पास तो पावर तो होना चाहिए, रूल्स कैसे बनाए, तो कोई भी कैसे भी उठाएगा और कानून बनाएगा ऐसा नहीं चलता है, तो उसको कहीं से तो भी पावर मिलती है। अब आप पूछोगे कि सर फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 बनाने की पावर कहाँ से मिली? तो दोस्तों जब आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में दिया जाता है कि लोगों के पास सेफ्टी का अधिकार हो, प्रॉस्पेरिटी का, राइट टू एजुकेशन, ये सारे अधिकार दिए गए हैं और ये संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। तो संविधान सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि ऐसे कानून बनाए, किसके लिए? लोगों के कल्याण के लिए या फिर लोगों के सेफ्टी के लिए, या जो भी पर्पस हो, जो भी ऑब्जेक्टिव हो ऐसे कानून बनाने का। तो आप समझ गए। और हमारा देश संविधान पर ही चलता है और आगे ही ऐसे ही चलेगा। तो आप समझ रहे हो। तो एक्ट कैसे बना? संविधान से पावर मिली उसको। संविधान एक पॉलिसी है, आपको पता है सभी को, तो उसके कोई स्पेसिफिक आर्टिकल होगा तो उससे हम पावर लेके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, एक्ट बनाता है। स्टेट कैसे बनाता है? तो उस एक्ट में जब सेंट्रल गवर्नमेंट दे देता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट
के पास हम इस कानून के तहत पावर देते हैं कि वो इस कानून को लागू करने के लिए अपने स्टेट की कंडीशंस के हिसाब से रूल्स बनाए, और वो सेक्शन से फिर पावर लेके जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है, स्पेसिफिक मिनिस्ट्री रहती है स्टेट की, वो रूल्स बनाते हैं और उसे इन्फोर्स करते हैं। इट्स दैट सिंपल, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और सेफ्टी में अगर आप जाओगे तो मैं अभी एक ट्रेंड स्टार्ट होगा 5-10 साल के बाद, ठीक है, ये ट्रेंड होगा, ट्रस्ट में, कि लॉ करेंगे स्टेट के जो भी सेफ्टी, एनवायरमेंट, हेल्थ सेफ्टी जो भी प्रोफेशंस है, अभी से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बहुत ही रेयरली लोग करते हैं। लॉ LLB करते हैं स्टडीज, क्यों? कॉर्पोरेट्स में जॉब चाहिए उनको, एक जॉब का रीजन रहता है, और बहुत सारे कंसल्टेशन या फिर नॉलेज गेन करने के लिए लॉ करते हैं। और लॉ में जब लास्ट ईयर में जब आपका स्पेशलाइजेशन आता है LLB करते हो, तो लोग इंडस्ट्रियल लॉ या फिर लेबर लॉ चूज करते हैं। फिर लेबर लॉज में ये सारी चीजें आ जाती है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, जो भी है, पॉश कोड आएगा अभी 2020 में आया हुआ है उसका, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। तो ये अभी स्टार्ट हो चुका है, 5-10 साल बाद आप देखोगे, क्योंकि अभी 5-6 साल पहले देखो सेफ्टी का जो प्रोफेशन है बड़े पोजीशन पर वो इंजीनियरिंग रहता था, तो अभी तो कॉमन हो चुका है, इंजीनियरिंग तो एक बेंचमार्क ये बन गया है क्वालिफिकेशन। लेकिन जब आप देखोगे अगर बड़ी पोजीशन में जाना है, कॉर्पोरेट, रीजनल हेड, नेशनल हेड, तो इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस, आपका ADS, उसके साथ साथ लॉ भी शायद वो मांगेंगे, देख लीजिएगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क। जी मुक्तानंद जी बोलिए। यस सर, जब हम मास्टर्स करते हैं सेफ्टी में तो उसमें तो लॉ ही पढ़ाई जाती है सर मैक्सिमम आफ्टर ADIS। यस, अब देखिए आज का भी लेक्चर लॉ के ऊपर ही है, आप एक्ट और रूल्स ही पढ़ रहे हो, ठीक है। जब आप मास्टर्स तो करते हो वो वैलिड नहीं रहेगा आप, सर कि स्पेशली लॉ करना पड़ेगा। हाँ, मैं वही करना पड़ेगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि कुछ सालों के बाद जो कॉर्पोरेट लेवल, या फिर आप समझ रहे हो कॉर्पोरेट लेवल का मतलब होता है कि उसका कॉर्पोरेट कहते हैं, कॉर्पोरेट सबको पता है क्या व्हाट इज इट। तो जब उनका क्वालिफिकेशन डिसाइड होगा ना, तो उसमें LLB भी लगने के चांसेस है, और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इनको लॉ पता है, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यस, ठीक है। तो वो एक बेंचमार्क बन जाएगा। अभी कैसे है कि EHS मैनेजर या ऑफिसर या बड़े पोजीशन के लिए इंजीनियरिंग एक मस्ट माना जाता है, ADS के साथ, ADS तो है ही है, तो उसके साथ इंजीनियरिंग मस्ट माना जाता है कि अगर आप इंजीनियर है तो ही बड़े पोजीशन का। लेकिन डिप्लोमा या ओनली प्लेन ADS है, ठीक है, तो उनको ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन अगर इंजीनियरिंग प्लस ADS है तो जल्दी आप वो लैडर गेन करते हो। तो आगे LLB ध्यान रखना, और पढ़ना बहुत अच्छा है, मास्टर्स तो है, उसके साथ साथ LLB भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है, और ये मैं गेस कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड आएगा। ओके, और किसी को कोई डाउट है, एनी क्वेश्चंस, या किसी को कहना है इस बारे में, यू कैन। ऋषिकेश जी, आपके ओपिनियन आप शेयर कर सकते हो क्लास के साथ। सर अभी क्या है, जैसे होंडा है, यामाहा है, इन सब क्या कहती हैं, अगर कोई LLB होल्डर है और उसके साथ जैसे सेफ्टी से कर रखा है, तो इनका कंपनियों को ये बेनिफिट होता है ना, अगर कोई मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है या कोई लीगल कुछ कार्रवाई होती है, तो उसमें उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। बेशक आपको नॉलेज हो नहीं हो, तो उस पर्सन को फेस करा देते हैं। तो क्या है कि जैसे पुलिस केस वगैरह होगा तो उसमें काफी उनको सपोर्टिंग मिलती है। तो आज की डेट में कई जगह जो MNC कंपनियां डिमांड करती हैं कि अगर आपने सपोर्टिंग में LLB करके या सेफ्टी का करके LLB कर रखा है, तो तुरंत बिना किसी उसके हायरिंग कर ले रही MNC कंपनियां, बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी से ही थैंक यू। और कुछ कहना है ऋषिकेश जी? इसके साथ सर कुछ जगह ना, जैसे अब ये हम कहते थे कि वही इंजीनियरिंग करके, जैसे मैंने BTech कर रखा है सर, अब मैं ADIS कर रहा हूँ। जिन्होंने लो इनकेस नहीं कर रखा है, तो कंपनी डिमांड क्या करती है कि RLI, अगर किसी के पास RLI है और LLB कर रखी है उसने, और सेफ्टी से डिप्लोमा कर रखा है, तो RLI को कर ले रहा है कंप्लीट। ओके, मैं वही कह रहा हूँ कि आप थोड़े साल रुकिए, ये ट्रेंड आ जाएगा। और आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा, जिनका इंजीनियरिंग BTech MTech है, नो प्रॉब्लम। जिनका नहीं है, आप जल्द से जल्द ट्राई कीजिए कि किस तरीके से मैं
इंजीनियरिंग का ये मुकाम हासिल करो, क्योंकि वो डियर अभी बेंचमार्क हो चुका है ऑलरेडी मार्केट में। अगर आपको बड़ी पोजीशन या फिर अच्छा मुकाम, अच्छी इंडस्ट्री लाइक एमएनसी वगैरह हायर करनी है, उसमें मतलब हायर करना मतलब उस पोजीशन पर जॉब करना है, तो अगर आप सेटिस्फाइड हो वेर एवर यू आर, देन नो नीड, ट्रस्ट में नो नीड। लेकिन आपको अगर आगे जाना है, और आई एम श्योर कि आप सभी को ही आगे जाना है, ग्रो करना है, तो फिर यू हैव टू बी एजुकेटेड। भले इंजीनियरिंग से नॉलेज तो मिलेगा ऑब्वियसली, नो, ये आपका एक्सपीरियंस से भी आप बहुत चीज़ें सीखे हो, एडीआई से भी बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, लेकिन मान लो कि कोई कंपनी है, उसका एचआर है या उसका कॉर्पोरेट वाला है, जीएम है, जो भी है, डायरेक्टर है, उनको पता है कि यू आर कैपेबल, आप वो पोजीशन होल्ड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक डिग्री ना होने की वजह से वो आपको उस पोजीशन पर नहीं बिठा सकते। ये ऐसे मजबूरी होती है, ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस में देखा हुआ है। तो ऐसा ना हो आपके साथ, बहुत थोड़े लोगों के जिनका इंजीनियरिंग नहीं होगा, प्लीज आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए, और फिर इन फ्यूचर अगर टाइम है या फिर आपको और भी ग्रो करना है, डियर एलएलबी कीजिए, ठीक है। किसी को कुछ कहना है? रेज किया था हैंड। अच्छा, अभी मैं जो भी रिकमेंडेशन दिया हूँ वो मैंडेटरी नहीं है, मैं बस फ्यूचर ट्रेंड का जो एचएससी हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट का जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, जो गेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडस्ट्री के जो भी इंडस्ट्रियल से उनसे बात करता हूँ, मिलता हूँ, आप जैसे स्टूडेंट हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए, तो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ ये सारी चीज़ों का, तो इसलिए मैं गेस कर रहा हूँ कि ये 100% ट्रेंड आ चुका है और 5-10 साल उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, तो आप उसके लिए रेडी रहिए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। सतवंत कुमार जी। सर इसका जो एलएलबी आप बोले हैं सर, मतलब इसमें जैसे डिप्लोमा मैं किया हूँ, डिप्लोमा के बाद डीआईएस हो गया, उसके बाद कर सकते हैं सर, इंजीनियरिंग करना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, उसके बाद आप कर सकते हो, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो शायद 3 साल का है, अगर नहीं है तो फिर एलएलबी 4 साल का है, ठीक है। यस सर, उसके बाद थैंक यू। आप लॉ कॉलेज में जाके ही उसका ये कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, वो आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। जो भी कॉलेज हो, रिकॉग्नाइज हो, ये भी याद रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगेन टॉपिक के ऊपर। हु इज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस इन बृहन मुंबई रीजन? मुंबई रीजन में कौन है? इसे बृहन मुंबई कहा जाता है। बृहन का मतलब होता है ग्रेटर मुंबई, आपने सुना होगा। तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, आरटीओ, बृहन मुंबई। Which form is required for to apply for authorization driving a public service vehicle? Public service vehicle मतलब लोगों के लिए, सेवाओं के लिए जो भी व्हीकल्स होती है उसे हम पब्लिक सर्विस व्हीकल कहते हैं। तो एलपीएसए स्पेशल एप्लीकेशन किया जाता है पब्लिक सर्विस के लिए, पीएसए उसका मतलब होता है। नंबर 4, हाउ लॉन्ग मस्ट अ पर्सन होल्ड अ लाइसेंस टू ड्राइव लाइट मोटर व्हीकल बिफोर बीइंग एलिजिबल टू ड्राइव अ मीडियम पैसेंजर व्हीकल? ठीक है, 1 साल का उसको ये होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद फिर वो मीडियम पैसेंजर व्हीकल पर अप्लाई कर सकता है, जैसे 4 व्हीलर, ठीक है। अब मीडियम पैसेंजर व्हीकल का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर वो हेवी के लिए अप्लाई कर सकता है, ये भी याद रखना। मुझे बताओ, क्या मेरा आवाज सही से सुनाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? किसी को दिक्कत नहीं ना? आवाज तो नहीं कट रही है? यस सर, आ रहा है सर, क्लियर है, कुछ नहीं दिक्कत है। ओके। दूसरा, जिसी ने भी अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं की है, मैसेज बॉक्स में जाइए, आपका नाम डाल दीजिए वहां पर, ठीक है, टाइप करके सेंड कर दीजिए। For how long must a person hold a license to drive a light motor? अच्छा, ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइन के रिगार्डिंग, व्हाट फी इज चार्ज फॉर अ डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस? मेरा खो गया है तो फिर डुप्लीकेट बनाने के लिए कितना रुपए चाहिए? 200 में मुझे चार्ज करना पड़ेगा, हालांकि अभी फीस बढ़ गई है। What should driver ensure before crossing unguarded level railway crossing? What should a driver ensure? उसको क्या करना चाहिए? स्टॉप होना चाहिए, बोर्ड डायरेक्शन में देखना चाहिए, देन प्रोसीड, ठीक है। जनरली अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, फिर भी अगर ऐसा केस है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। चारू जी बोलिए। सर, ईवी व्हीकल के लिए क्या लाइसेंस होल्डर की एज 18 से कम चल सकती है? नहीं, नो, सेम रूल। सेम रूल है ना ईवी के लिए भी? यस यस, ऑफ कोर्स। ओके। उसमें क्या हुआ है कि पावर डिफरेंट सोर्स से आ रहा है,
ठीक है डियर। सो बट व्हाट इज उसका द स्पीड भी कम ही रहता है ना सर? क्या क्या उसका स्पीड शायद 50-60 से ज्यादा नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ईवी देखोगे, फोर व्हीलर में, कार में भी ईवी है, बाइक भी, स्कूटर भी ईवी सर है। 2 व्हीलर की बात कर रही थी मैं। नहीं, टू व्हीलर के लिए भी आपको वैलिड उसका, उसके लिए पीयूसी एग्जामिनेशन है, क्योंकि वहां पर वो ये नहीं होता है पोल्यूशन, लेकिन ड्राइविंग हाँ, लाइसेंस मस्ट है। ठीक है। ओके सर। और जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मतलब लाइक साइकिल टाइप जो आती है वो? साइकिल टाइप के लिए नहीं, वो इलेक्ट्रिक साइकिल है, वो मोटर व्हीकल नहीं हाँ है। तो उसके लिए वो उस कैटेगरी में नहीं है, तो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं होता, ये एक्ट ही उन पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, वो साइकिल, बाइसिकल है। हाँ, बाइसिकल के लिए, उसके लिए लाइसेंस अप्लाई नहीं है? नहीं। ओके। यस ऋषिकेश, कुछ कहना है आपको? 25 किलोमीटर से कम जिस भी व्हीकल की टॉप स्पीड रहेगी ना, ई व्हीकल में, या बाइक हो या बाईसाइकिल हो, कुछ भी हो। हाँ। जैसे आजकल ई व्हीकल में ई बाइक आ गई है, 25 किलोमीटर से कम की स्पीड इसकी टॉप स्पीड है, तो आप हाँ। उसके लिए मैंडेटरी नहीं है लाइसेंस। अगर 25 से एबव है तो उसके लिए 100% लाइसेंस मैंडेटरी है। ओके ओके, थैंक यू। जो 25 के एमपीएच के नीचे जो भी व्हीकल का स्पीड है, इवन इंक्लूडिंग बाइसिकल, तो उनके लिए ये मस्ट नहीं है, बिलो 25 किलोमीटर। क्या यूनिफॉर्म है ड्राइवर का पब्लिक सर्विस व्हीकल में? तो फिर वो खाकी शर्ट होता है। ये महाराष्ट्र की बात हो रही है, ठीक है। तो आप टैक्सी वाला, ऑटो वाला जो भी देखोगे पब्लिक सर्विस व्हीकल में, तो उनका खाकी कलर के ही यूनिफॉर्म रहते हैं। हाउ शुड अ कंप्लेंट्स बाय पैसेंजर बी रिकॉर्डेड इन कंप्लेंट बुक प्रोवाइडेड बाय द ड्राइवर? तो उसमें यहाँ पर कंप्लेंट बुक होना चाहिए, ताकि वो पैसेंजर उसमें कंप्लेन ये कर सके। हालांकि ये कंप्लेन नहीं होता है ये लॉ। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस अंडर दिस रूल्स? तो ये महाराष्ट्र रूल्स की बात हो रही है। कंडक्टर का लाइसेंस यहाँ पर 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है। आपको शायद ये रूल्स जान के भी हैरानी होगी। आपको पता है 2 व्हीलर आप विदाउट शूज पहन के ड्राइव नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि शूज पहनना मैंडेटरी है, जो भी बाइक चला रहा है, सोचिए, या फिर मोटर व्हीकल चला रहा है। विच डॉक्यूमेंट इज इसेंशियल फॉर अ कंडक्टर टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस? कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इसेंशियल है? मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर इसेंशियल रहता है उसके लिए। Who has the authority to hear appeal against licensing authority decisions? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। यस ऑफ कोर्स। अगर आपको लगता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने गलती से या जानबूझकर या व्हाटएवर रीजन उसने रिजेक्ट किया है आपका परमिट या फिर आपका जो भी एप्लीकेशन है, तो आप कमिश्नर के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो। ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की बात हो रही है। सेकंड, उनके ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो इनकेस अगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आपकी बात नहीं सुनी या आप उसके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो। What happens if a driving license is lost or destroyed? Inform licensing authority and apply for a duplicate. Again, ये सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से होता है। उसकी रिसीट बस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका चालान ना कटे। What is the fee for delivery of a driving license via registered post? रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, चाहे लाइसेंस हो या आधार कार्ड हो, उसका बहुत सारे वेबसाइट्स पर मैंने 50% ही चार्ज देखा है। गवर्नमेंट इतना ही चार्ज करता है। Under what circumstances can a driver act as a conductor? Only in emergency up to 1 month. ड्राइवर वही है, कंडक्टर भी वही है। आपको पता है जब ये जो आरटीओ डिपार्टमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ जो होती है, बस वगैरह, स्लीपर कोच आपने सुना होगा, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें ड्राइवर प्लस कंडक्टर का होना जरूरी है, ठीक है। अगर इमरजेंसी केस में कंडक्टर नहीं है, सिर्फ ड्राइवर ही ये दोनों का काम कर रहा है, तो सिर्फ वो 1 महीने तक कर सकता है, वो भी इमरजेंसी के वक्त सिर्फ। तो ये रूल्स है, याद रखना। व्हाट शुड अ ड्राइवर डू व्हेन कैरिंग पैसेंजर विद इन्फेक्शियस डिसीज? ठीक है, तो डॉक्टर से उसका रिटर्न परमिशन होने से, लेकिन जनरली ये फॉलो नहीं होता है, या फिर इसे निग्लिजेंस करते, अवॉइड करते लोग। व्हाट मस्ट अ ड्राइवर डू इफ अ व्हीकल ब्रेक डाउन ड्यूरिंग अ जर्नी? रिफंड पैसेंजर प्रोपोर्शनेट फेयर इफ अनेबल टू अरेंज अनदर व्हीकल। यस, तो उनका जो भी फेयर है आपको रिफंड करना पड़ेगा, या फिर अगर आप कोई दूसरा व्हीकल अरेंज नहीं करते तो। महाराष्ट्र की बात हो रही है यहाँ पर।
who must approve conductor's license issued outside Maharashtra for operation in the state transport undertaking. तो वही इसका ये करता है, इशू करता है. What type of badge must a conductor wear? कौन सा टाइप का बैच होगा? मेटल बैच होगा विद अ लाइसेंस अथॉरिटी डिटेल. उनका बैच का नंबर भी उस पर डिस्प्ले होता है. What is the penalty for a driver operating without a proper badge और लाइसेंस? पेनल्टी क्या है? तो उसका फाइन तो लगेगा. कभी कभी ड्राइविंग का जो लाइसेंस है वगैरह सस्पेंशन हो सकता है कुछ पीरियड के लिए, 1 महीना 3 महीना, जो भी रूल्स में दिया गया है. Who is responsible for maintaining the state register of driving licenses? ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? ड्राइविंग लाइसेंसेस किस किस को इशू किए गए हैं? आजकल तो ऑनलाइन है. लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो भी लाइसेंस देती है, आरटीओ डिपार्टमेंट, उनके पास डेटा होना चाहिए कि कितने लाइसेंस होल्डर है, कब कब लाइसेंस दिया गया है. सेकंड, आपका जो व्हीकल होता है उसका भी कितना इशू हुआ है, तो उसका भी रिकॉर्ड आपको उस पर डैशबोर्ड पर दिख जाता है उनकी वेबसाइट पर. आप जाके चेक करो, उनकी वेबसाइट पर सारा इन्फॉर्मेशन रहता है. अपडेटेड है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, वहाँ पर मिलता है हमें.